18 अक्टूबर 2004 रात के सन्नाटे में कर्नाटक की सीमा से लगने वाला तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले का पचिनपट्टी पाडी गांव एक एम्बुलेंस जिसे उन्होंने कोकून कहा था झटका खाकर रुकी। उसकी छत पर घूमती चोरी की नीली बत्ती अब भी बेकार में गोल गोल घूम रही थी। उस पर एक साथ सैकड़ों गोलियां चली थीं। हवा बारूद की तेज बू से भरी हुई थी। कोकून नाम के उस एम्बुलेंस के अंदर एक राक्षस दम तोड़ रहा था। वो जिसने 20 सालों तक 3 राज्यों के जंगलों में खौफ का साम्राज्य बनाया था। उसका सीना उखड़ी उखड़ी आवाज के साथ ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे उसके अंदर का जंगल खुद को चीर रहा हो। उसकी आंखें जो कभी तेज और चालाक हुआ करती थी, अब खाली और सूनी थीं। फायर, सीज फायर, वो गिर चुका है। एसटीएफ कमांडर की चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। उसकी आवाज जोश और एक अजीब संतोष से कांप रही थी। गोलियों की बारिश जैसे शुरू हुई थी वैसे ही अचानक थम गई। कमांडो जिनके चेहरे टैक्टिकल लाइट्स की रोशनी में कठोर लग रहे थे, आगे बढ़े। उनके हथियार अब भी गर्म थे। एक कमांडो ने तेजी से दरवाजा खोला। वीरप्पन की खुली हुई आंखें ऊपर छत को घूर रही थीं, बेजान बर्फ की तरह ठंडी। उसको घेर पाना और मार पाना आसान नहीं था, लेकिन एसटीएफ ने यह कर दिखाया था। कैसे किया था, क्या प्लानिंग थी, किस तरह से वीरप्पन को उसकी मान से बाहर निकाला गया, इसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जिस वीरप्पन के अंत की कहानी जितनी खौफनाक और खून से लाल है, उतनी ही उसकी शुरुआत, उसके अतीत की कहानी भी है। वो आदमी जिसका असली नाम कुसे मुनिस्वामी वीरप्पन था और जो 18 जनवरी 1952 को पैदा हुआ था तमिलनाडु के छोटे से गांव गुप्ती नथम में। बचपन से ही उसके हाथों में गुलेल थी और आंखों में शिकार की आग। पिता की सीख थी, जंगल ही हमारी रोजी रोटी है, उसे कभी मत छोड़ना। बचपन से ही शिकारी, छोटी उम्र में बंदूक पकड़ी और पहली बार एक हिरण को मार लाया। लेकिन ये शुरुआत थी। उसके दोस्त चिल्लाए, अबे वीरू, एक और मार लाया तू? जानवर ही तो है, मारेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? वो हंसते हुए बोला और वहीं से शुरू होती है वो सोच, इंसान या जानवर बस शिकार है। समय बीता और जंगल उसके लिए सिर्फ घर नहीं रहा, वो उसका शिकारगाह, उसका किला और दुनिया से बचाव की ढाल बन गया। उसने धीरे धीरे शिकार का दायरा बढ़ाया। अब जानवर नहीं, चंदन की लकड़ी और हाथी दांत का धंधा शुरू हुआ। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगल उसका किला बन गए, जहां उसने अपने ही कानून बनाए, जहां वीरप्पन का वचन ही उसका शासन था। उसकी क्रूरता की कहानियां बहुत हैं, लेकिन एक कहानी बहुत ही दिलचस्प है। वो समय जब वीरप्पन ने एक फिल्म एक्टर को किडनैप कर लिया था, 108 दिन तक बंदी बनाकर रखा। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार की सांसें फूल गई थीं। इन 108 दिनों में हर ओर सिर्फ 2 नाम थे। एक था विलेन वीरप्पन और दूसरे कर्नाटक के दिग्गज एक्टर डॉक्टर राजकुमार। यह घटना इसलिए अहम है क्योंकि यहीं से वीरप्पन के अंत की कथा शुरू हुई थी। 30 जुलाई 2000, कर्नाटक का एक छोटा सा गांव। वीरप्पन ने कर्नाटक के सबसे बड़े सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को उठा लिया। उसने धमकी दी, अगर तुम्हारा हीरो चाहिए तो 50 करोड़ और मेरे आदमियों की रिहाई चाहिए। खबर तो जंगल की आग की तरह फैल गई। सवाल गूंजने लगा, अगर सरकार एक वीआईपी की हिफाजत नहीं कर सकती तो आम आदमी कितना सुरक्षित है? सरकार ने एक पत्रकार को बुलाया, आरआर गोपाल, जिन्हें नखिरन गोपाल के नाम से जाना जाता है,
उन्होंने पहले भी वीरप्पन से जंगल में जाकर बातचीत की थी, इंटरव्यू लिया था और उन्होंने 1997 में कर्नाटक वन विभाग के गार्डों को रिहा कराया था। उन्होंने एक्टर राजकुमार को रिहा कराने के लिए 8 बार जंगल में 20 से 40 किलोमीटर की पैदल यात्राएं की और आखिरकार 15 नवंबर 2000 को एक्टर के साथ जंगल से बाहर आए। अजीब यह था कि राजकुमार को रिहा करने के लिए वीरप्पन ने 10 मांगों की एक लिस्ट जारी की, जिसे मीडिया ने तंज कसते हुए 10 कमांडमेंट्स नाम दिया। इन मांगों में कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को छोड़ने और 1991 के कावेरी दंगों के पीड़ितों को मुआवजा देने जैसी बातें शामिल थीं। इसे वीरप्पन का राजनीतिक स्टंट करार दिया गया। कुछ लोगों ने वीरप्पन की राजनीतिक नेता बनने की कोशिश पर कटाक्ष किया। अच्छा, शैतान अब धर्मशास्त्र पढ़ा रहा है। अब अपहरण हुआ था तो फिरौती की बात तो होगी ही। कई अफवाहें फैली, कोई 20 करोड़ कहता, कोई 50 करोड़। हालांकि कर्नाटक सरकार ने इसका आधिकारिक तौर पर खंडन किया, लेकिन वीरप्पन से जुड़े इलाकों में अचानक ही 500 रुपए के नोटों की बाढ़ ने इन अफवाहों को हवा दे दी थी। चलिए अगली बात करते हैं साल 2001 की, जब एक इंस्पेक्टर कुरुपुस्वामी ने एक भयानक किस्सा बताया। वो वीरप्पन को बहुत अच्छी तरह जानते थे। ये कहानी दिखाती है कि वो किस हद तक सिर्फ अपनी जान बचाने को ही अहमियत देता था, चाहे उसके लिए कोई भी सीमा पार करनी पड़े। इंस्पेक्टर कुरुपुस्वामी ने 2000 में जब यह दास्तां सुनाई तो थकी और डरी हुई आवाज में बोले, वो इंसान नहीं दानव है जिसने अपनी ही औलाद को मार दिया। दरअसल जुलाई 1993 में दर्ज एक पुलिस शिकायत में इस चौंकाने वाली घटना का जिक्र साफ साफ था। वीरप्पन, जो आमतौर पर अपने परिवार को लेकर बहुत सजग रहता था, एक बार खुद को बहुत ही मुश्किल हालात में पाया। एसटीएफ उसके काफी करीब पहुंच गई थी और उसकी नवजात बेटी का रोना उसे डरा रहा था कि कहीं उसका भंडाफोड़ न हो जाए। वीरप्पन की बीवी मुथुलक्ष्मी दर्द से तड़प रही थी। अभी अभी जन्म लेने वाली उसकी पहली औलाद रो रही थी। मुथुलक्ष्मी ने वीरप्पन को भांप लिया और डरते हुए कहा, वीरप्पा क्या सोच रहे हो, हमारी बेटी है वो। वीरप्पन बोला, एक गलती से सबकी जान जाएगी, चुप कराओ इसे, वो अब एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। वीरप्पन ने ठंडी और सख्त सोच के साथ मन ही मन कहा था। दबाव बढ़ रहा था, दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसने दाई को हुक्म दिया कि उस नवजात बच्ची को कोई जहरीली दवा दे दी जाए। उसकी बीवी मुथुलक्ष्मी बस विलाप ही कर सकी। बाद में पुलिस को बच्ची के अवशेष मिले, लेकिन शरीर के सड़ जाने की वजह से मौत की असली वजह का पता नहीं चल सका। इंस्पेक्टर कुरुपुस्वामी ने कहा था, वीरप्पन के लिए रणनीतिक जरूरतें हमेशा नैतिकता से ऊपर रही हैं। जैसे रसेल वाइपर अपने ही चमड़े को काट सकता है, वैसे ही वो अपने ही खून के खिलाफ भी जा सकता है अगर उसे लगे कि जान बचाने के लिए यह जरूरी है। यह घटना जितनी भयानक थी उतनी ही डर फैलाने वाली भी। उसके गैंग के लोग कांप उठे और इस खौफ ने उनमें उसकी वफादारी बिठा दी। ये दिखाता था कि वो सत्ता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कंदवेल नाम के मुखबिर का मामला इस वहशीपन की एक डरावनी मिसाल था। 2001 की बात है। वीरप्पन को पता चला कि उसकी गैंग में एक मुखबिर है। उसने पता लगाया और अगस्त 2001 में कंदवेल पकड़ा गया। वीरप्पन ने कहा, कांटे से ही कांटा निकालना पड़ता है। किसके लिए जासूसी कर रहा था? वीरप्पन की आवाज शांत थी। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। कंदवेल गिड़गिड़ाया, लेकिन जल्दी ही टूट गया और सब कबूल कर लिया। वीरप्पन ने अपने आदमी की तरफ इशारा किया, इसे टुकड़ों में काटो, वीडियो बनाओ, एसटीएफ तक पहुंचाओ। कंदवेल की चीखें वीडियो के साथ एसटीएफ के कैंप तक पहुंची। यह था वीरप्पन का डर फैलाने का तरीका, दिखा के डराना।
वीरप्पन से जुड़े एक नरसंहार की भी कहानी है, जिसे गुड फ्राइडे नरसंहार कहा जाता है। 9 अप्रैल 1993 की बात है। वीरप्पन ने जंगल की गश्ती टीम पर घात लगाकर हमला किया, जिसकी अगुवाई रैम्बो गोपाल कृष्णन कर रहे थे। रामनाथपुरम जिले के पूर्व डीएसपी गोपाल कृष्णन को कोलत्तूर गांव में एक बड़े बैनर के जरिए भड़काया गया, जिसमें उन्हें वीरप्पन को पकड़ने की खुली चुनौती दी गई थी और मिलने की जगह भी बताई गई थी। चेतावनी मिलने के बावजूद भी ये एक जाल हो सकता है, ये उन्होंने नहीं सोचा। इसके पूरे चांसेस थे, लेकिन गोपाल कृष्णन के ऊपर खून सवार था। यहां तक कि एक मुखबिर कोलंदा पय्यन ने अपनी बीवी को खतरे की जानकारी दी, जिसने फिर रैम्बो गोपाल कृष्णन को चेताया, मगर कोलंदा पय्यन ने कि डीसीपी ने एक न सुनी। वफादारी कहें या अहंकार, उन्होंने कहा कि हर एक दिन मैं यही सोचता हूं, जब तक उसे पकड़ नहीं लेता मैं नहीं रुकूंगा। वीरप्पन ने उस पूरे रास्ते में बम बिछा रखे थे जहां से रैम्बो की टीम को जाना था। नतीजा यह हुआ कि 21 लोग जिंदा जलकर मारे गए। रैम्बो गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन बच गए। यह हमला इतना गहरा असर छोड़कर गया कि जंगल पेट्रोल अब तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स में बदल गई। एसटीएफ ने वीरप्पन को दबोचने के लिए कई ऑपरेशन किए। 2003 में ऑपरेशन बॉस्टन के फेल होने के बाद ऑपरेशन इनंडेशन शुरू किया गया। इसमें पहले इलाके को 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर के 16 चौकोर हिस्सों में बांटा गया। वीरप्पन की बातें सुनी जाने लगी टैपिंग के जरिए। फिर वो सतर्क हो गया और फोन की जगह जमीनी डीलिंग करने लगा। यह समय था जब वीरप्पन अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंतित था और अपनी आंख की बीमारी को लेकर भी। दोनों के लिए जंगल छोड़ना जरूरी था। एसटीएफ ने ट्रेडर नाम का एक मुखबिर वीरप्पन के गिरोह में प्लांट किया, जिसने जल्दी भरोसा जीता और जानकारी दी कि वीरप्पन को हथियारों की सख्त जरूरत है। इसके लिए एक और नाम जुड़ा, मिस्टर एक्स, जो तमिल चरमपंथियों से हथियारों का इंतजाम करने का भरोसा देता है। मिस्टर एक्स से वीरप्पन के गैंग के ब्लैंकेट नाम के आदमी ने संपर्क किया। फिर रेड नाम के एक आदमी ने चाय की दुकान पर 16 अक्टूबर 2004 को मिस्टर एक्स से मुलाकात की और वहीं तय हुआ कि किस तरह से वीरप्पन को आंखों की सर्जरी के लिए लेकर जाया जाएगा। रूट तय कर लिया गया और तब शुरू हुआ एसटीएफ का ऑपरेशन कोकून। एक और मुखबिर दुरई को तय करना था कि वीरप्पन एसटीएफ की तय की गई उस गाड़ी में सवार हो। वो एम्बुलेंस, जिसे नाम दिया गया था कोकून और जिसका ड्राइवर था सर्वानंद, एसटीएफ का ही आदमी था। रात में तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के पचिनपट्टी पाडी गांव की सड़क पर घात लगाया गया। सारे रेडियो और कम्युनिकेशंस के डिवाइसेस बंद कर दिए गए। वो देर से आए, लेकिन जैसे ही आए एसटीएफ ने एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लिया। के विजय कुमार इस टीम को लीड कर रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी, वीरप्पन तुम्हें सरेंडर करना होगा। इतने में एम्बुलेंस के अंदर से गोली चली और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं। और जब माहौल शांत हुआ तो विजय कुमार ने कहा, मिशन पूरा हुआ। जंगल का वो रावण मारा जा चुका था। इसी के साथ कोसे मुनि स्वामी वीरप्पन का अध्याय खत्म हुआ। ये कहानी सिर्फ वीरप्पन की नहीं है, ये एक ऐसे दौर की है जहां डर, बेबसियां और जंगल का न्याय आम लोगों की जिंदगी पर राज करता था। अगर कानून कमजोर हो और व्यवस्था गूंगी तो एक वीरप्पन हर जंगल में पैदा होगा। लेकिन याद रखो, चाहे वो कितना भी बड़ा राक्षस हो, हर रावण का एक दशहरा जरूर आता है। मैं माधव तिवारी आपसे इस वादे के साथ विदा लेता हूं कि अगली बार एक और रंगबाज की कहानी आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।